Perfect. So, I hope you guys are doing great. I know it's almost around 19th of April today. We have 12, 13 more days to go for the exam. Majority of you must be a little tensed. तो सीधा काम का बात करते हैं without wasting lot of time. देखो बेटा, when you are talking about a subject like auditing, पहले your advanced account exam is done. Now the question comes, how do I approach audit in last 1.5 day? What should be your simple approach? Now, the biggest challenge is a subject like auditing is so vast. There are in total 13 chapters, and in every chapter, ICI has given a good weightage. So the problem for a student is, सर विच चैप्टर डू आई स्टार्ट विद? पहले दिन में क्या क्या चैप्टर्स बेयर मिनिमम मैंने कवर करना चाहिए? व्हाट शुड आई लीव फॉर द सेकंड डे? फिर लास्ट डे ऑन द डे ऑफ एग्जाम मेरे को बेयर मिनिमम क्या और रिवाइज करके जाना चाहिए? ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो एक बच्चे के दिमाग में जेन्युइनली हमेशा एज अ कंसर्न रहती है. तो मैं डायरेक्टली आपको पूरा अप्रोच बताता हूं एक बार डिटेल के अंदर. एक चीज और, इफ वेरेवर यू फील वॉइस इज नॉट क्लियर और आर यू फीलिंग एनी चैलेंज, please drop me a message on the chat box. I'll look into it. Otherwise, we'll get started. You can raise your hands to confirm and then we'll continue. Perfect. Great. So देखो बेटा, when I talk about auditing, I'm sure by now, if you're going to write the exam after literally 13 days, you are aware that from a 100-mark paper point of view, your 30 marks is MCQ, 14 marks is correct, incorrect, and then for remaining 56 marks, that means your 30 MCQ, 14 correct, incorrect, bacha 56 marks is my pure subjective questions, theoretical descriptive questions. Now, how do I make a proper approach towards MCQ, correct, incorrect and the descriptive questions? First thing first, MCQ और correct, incorrect के लिए कुछ भी स्पेशल करने का जरूरत नहीं है. ICI के कुछ सजेस्टेड MCQ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. करेक्ट इनकरेक्ट के लिए मैंने कुछ कंपाइलेशन क्वेश्चंस आपको पहले भी सब प्रोवाइड किए थे टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर. इस वीडियो के लिंक के बाद में भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. अगर आपने उतने क्वेश्चंस एक बार प्रैक्टिस किए तो आपको एक डिसेंट अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा नॉर्मली क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है. अदरवाइज एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्ट के लिए कुछ सेपरेट प्रिपरेशन करने के बजाय पूरा सिलेबस को ही बेटर कवर करना चाहिए. दैट मेक्स मोर सेंस. तो अभी अगर मुझे पूरा सिलेबस ही कवर करना है तो सर मैं शुरुआत कहां से करूं? In auditing at an intermediate level, you can expect approximately 50 to 60 marks weightage from auditing standards. अब आप बोलेंगे सर क्या मैं ऐसे 200 से 720 तक जो आपके सिलेबस में नहीं, 710 आपके सिलेबस में, क्या सारे ऐसे पढ़ना शुरू कर दूं? वो अप्रोच एग्जाम के एक दिन पहले सेंसिबल नहीं होगा. व्हाट यू शुड डू इज, आपके पास में आईसीआई का मॉड्यूल रहेगा या रेस्पेक्टिव टीचर्स के मॉड्यूल्स रहेंगे. अगर आप टीचर्स के कोई भी मॉड्यूल में या आईसीआई के मॉड्यूल में जाएंगे, आपको टोटल 13 चैप्टर्स मिलेंगे. इस 13 चैप्टर्स में से जो आपका चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 हो गया, चैप्टर 3, थोड़ा सा चैप्टर 4 का पार्ट भी अप्रोक्सीमेटली उसके अंदर भी एक ऐसे कवर्ड है. मतलब आईसीआई ने 200 से 720 सारे के सारे एसेज अप्लाई करने के बजाय आपको उन एसेज में से कुछ कुछ चैप्टर बना के दे दिया. लाइक फॉर एग्जांपल जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसमें इंपॉर्टेंट एसेज कौन सा हो गया? 200 हो गया, 210 हो गया, 220 हो गया. फिर अगर मैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर जाऊंगा, वहां प्लानिंग सीरीज के एसेज हैं, दैट इज एसे 300 हो गया एंड 320 हो गया जो डिटेल में आता है. फिर ऐसे ही सिमिलरली चैप्टर 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5, 7, 8 रहेंगे. तो आपने कैसे अप्रोच करना चाहिए आपको बताता हूं. सबसे पहले आप एसेज से शुरुआत कीजिए. तो आप क्या करने का, चैप्टर 1 पिक करने का. अब आईसीआई के चैप्टर 1 के हिसाब से मेरे पास में कौन कौन सा ऐसे है? 200 है, 210 है एंड 220 है. तो या तो क्वेश्चन इन 3 स्टैंडर्ड्स में से कुछ आने वाला है या चैप्टर 1 में थोड़ा जनरल टॉपिक्स भी है. फॉर एग्जांपल स्टैट्यूटरी ऑडिट के एडवांटेजेस क्या हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स टू बी केप्ट इन माइंड. तो मैंने क्या किया है, एक लिस्ट बना के दिया है सारे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का. इफ यू डोंट हैव एनी
पॉइंट ऑफ स्टार्ट तो आप इस पीडीएफ को रेफर कर सकते हो, जहां पर चैप्टर 1 के अंदर आप देखेंगे सारा लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बना करके दिया है. आई विल शेयर दिस विथ यू ऑल आफ्टर द सेशन. आई विल आस्क द होस्ट एंड द को होस्ट टू शेयर दीज पीडीएफ्स विथ यू, ताकि आपको हैंडी मिलेगा कि चैप्टर 1 में लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है. अगर आप ये टॉपिक बाय टॉपिक जाएंगे तो आपका 200, 210, 220 भी कवर हो जाएगा. एंड पता है क्या, जब आप चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, डोंट थिंक लाइक दिस कि मेरे को ऐसे 210 जो अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है उस ऐसे में क्या क्या आता है. डोंट ट्राई टू थिंक लाइक दिस. उल्टा सोचो. 210 में आईसीआई आपसे क्या पूछ सकता है. लाइक फॉर एग्जांपल वो आपको पूछ सकता है प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट क्या होता है, या सर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट अगर मैनेजमेंट हमें रिक्वेस्ट करता है टू रिवाइज द एंगेजमेंट टर्म्स तो उस सिचुएशन से कैसे डील करना चाहिए. मतलब थिंक लाइक द वे आईसीआई इज गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन, और फिर अकॉर्डिंगली अपना प्रेपरेशन शुरू करो कि 210 में ये 3-4 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ये 200 में इस तरीके का क्वेश्चनिंग आ सकता है. ये अप्रोच फॉलो करो, इससे तुम्हारा प्रिपरेशन फास्ट होगा, बेटर होगा, और यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट ऑल्सो. दैट इज माई रिकमेंडेशन नंबर 1. तो चैप्टर 1 से शुरुआत करो, जिसमें आपके 3 एसेज हैं, 200, 210, 220. उसके बाद गो टू चैप्टर नंबर 2, जहां पर आपका 300 एंड 320, दैट इज ऑडिट प्लानिंग एंड मटीरियलिटी, तो एसेस कवर करके दिया है. छोटा सा चैप्टर है, फोकस करोगे डायरेक्टली 300 में प्लानिंग में आपको मालूम है ऑडिट प्रोग्राम हो गया, या सर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके अराउंड क्वेश्चनिंग हो सकता है. मटीरियलिटी में सर बेंचमार्क्स क्या क्या हो सकते हैं, मटीरियलिटी का रिलेशनशिप क्या है विद ऑडिट रिस्क, इस तरीके का छोटा मोटा क्वेश्चनिंग आपसे किया जा सकता है. तो उस तरीके से आपने उसको अप्रोच करना चाहिए. वंस चैप्टर 1 एंड 2 इज डन, अब जब आप एडवांस अकाउंट्स लिख करके आए हैं, पहले दिन का बेयर मिनिमम टारगेट क्या होना चाहिए. ऑनेस्टली जितना ज्यादा एसेस कवर कर सकते हो फर्स्ट डे, उतना ज्यादा ट्राई करना चाहिए. तो बेयर मिनिमम अगर आप मुझे पूछेंगे तो चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3. चैप्टर 3 लिस्ट ऑफ एसेस बहुत बड़ा है, आपको मालूम है. नाम है सिर्फ ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, बट सिर्फ 2 स्टैंडर्ड्स नहीं है, इसके अलावा और डिटेल्ड लिस्ट है. मतलब आपके पास में यहां पे 230, 500, that is documentation and audit evidence के अलावा you have 505, you have 510, you have then 550, 60, 70, 80, ऐसे डिटेल्ड स्टैंडर्ड्स हैं. क्या करने का, चैप्टर 3 में ज्यादा फोकस करने का डॉक्यूमेंटेशन पे एंड एविडेंस वाले स्टैंडर्ड के ऊपर. ज्यादा प्रोबेबिलिटी इन दोनों स्टैंडर्ड में से क्वेश्चन का पूछने का होता है. उसके बाद में सिर्फ 580 में से कुछ इंपॉर्टेंट पिक कर लिया, 505 में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिया आइडियली. दिस शुड बी योर अप्रोच फॉर चैप्टर नंबर 3. हर बच्चे ने बेयर मिनिमम एडवांस अकाउंट्स के बाद में चैप्टर 1, 2, 3 मिनिमम करके सोना चाहिए आइडियली. अगर अप्रोच बेटर हो सकता है तो मैं बोलूंगा 3rd चैप्टर के आगे चैप्टर 4th को उस दिन के लिए स्किप कर देना, रेफर इट लेटर ऑन, इसको होल्ड पे डाल देना. क्योंकि चैप्टर 4 अगर आप पढ़ने के लिए जाएंगे थोड़ा वास्ट है, डीमोटिवेटिंग फील हो सकता है, प्लस इट्स लॉट अबाउट इंटरनल कंट्रोल्स, तो जो इतना बच्चों का फेवरेट टॉपिक नहीं होता है, इट कैन टेक अ लिटिल वाइल. इसको नेक्स्ट डे रेफर करना बेटर रहेगा. इसके बजाय मैं बोलूंगा जंप टू चैप्टर नंबर 5, दैट इज एसे 240, फ्रॉड वाला एसे है. चैप्टर 5, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8, ये जो 3 चैप्टर्स हैं, दैट इज माई एसे 240, माई एसे 520 एंड एसे 530. ये 3 ऐसे चैप्टर्स है बेटा जिनमें से नॉर्मली हर पेपर में एक एक क्वेश्चन आता ही है. बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है. मैं रादर बोलूंगा बिफोर स्लीपिंग अगर आपके पास एडवांस अकाउंट्स के बाद टाइम बचता है तो आपने इन चैप्टर्स में से कोई भी 1-2 चैप्टर को कवर करने का ट्राई करना चाहिए. साइकोलॉजिकली आपका मेजर पार्ट ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स रात को ही कवर हो जाएगा बिफोर यू स्लीप. दिस शुड बी योर बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन ऑन द फर्स्ट डे, दैट इज आफ्टर राइटिंग द एडवांस अकाउंट्स पेपर. अगर कोई बच्चा सही में लिटरली उस रात को पुश कर सकता है और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहा है तो शायद मैं बोलूंगा चैप्टर 1, 2, 3, 5, 7, 8 इतना आपने करना चाहिए. इसके बियॉन्ड आपने ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा टाइम उस रात को स्पेंड करेंगे नेक्स्ट डे आपका एफिशिएंसी और खराब हो जाएगा. अब सर नेक्स्ट डे मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए. नेक्स्ट डे अज्यूमिंग आपने 1, 2, 3 खत्म किया है एंड चैप्टर नंबर 5 एंड 7 खत्म किया है, तो ऑब्वियसली आप चैप्टर नंबर 8 पे जाओगे जो हमारा ऐसे एनालिटिकल प्रोसीजर वाला ऐसे है 520. इसके बाद में चैप्टर 6 पे जाने का. चैप्टर 6 इज योर ऑडिट इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. ये ना छोटा सा चैप्टर है, क्वेश्चंस प्रिडिक्ट करना बहुत आसान है. लाइक लिटरली 7-8 टॉपिक में से कोई ना कोई एक 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा. वेरी इजी टू प्रिडिक्ट,
विल रिक्वायर गुड 1 आवर. सिंसियरली 1 घंटा पढ़ाई किया, मान के चलो चैप्टर 6 से गारंटीड क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में, आसानी से अप्रोच कर पाओगे. देखो, इन अ सब्जेक्ट लाइक ऑडिट द बिगेस्ट चैलेंज इज बेटा, वो जो 56 मार्क वाला पेपर होता है ना, उसमें हर क्वेश्चन में 4 पार्ट होता है. लाइक 2 4 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे, 2 3 3 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे. तो प्रॉब्लम क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है मेरे पास में बहुत सारे हो जाते हैं. ऑलमोस्ट 16 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फॉर 56 मार्क्स. तो बच्चा बहुत टेंस हो जाता है, और इसीलिए वो जो कुछ चैप्टर छोड़ के जाता है ना, उसमें से अगर मुझे एक भी क्वेश्चन दिख गया, यू फील लिटिल अनकंफर्टेबल. प्लस आपको वो उन 5 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को छोड़ना भी पड़ता है, राइट. यू हैव टू फाइंड एन क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट नहीं करने वाले हो. तो वो डिसीजन लेना और मुश्किल हो जाता है, बिकॉज अगर आपने चैप्टर छोड़ा होगा, उसके अराउंड एक भी क्वेश्चन लिटरली क्वेश्चन के बीच में रहा, तो मेरे लिए डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो जाती है. इसीलिए वैसा मत सोचिए, आपको बता रहा हूं, कोई चैप्टर छोड़ना नहीं है, सारे चैप्टर्स कवर करने हैं, और हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट कवर करते हुए चलना है. डोंट ट्राई टू स्पेंड 2-3 आवर्स ऑन एनी चैप्टर. सिंपल थंब रूल है, 1-1.5 आवर के बियॉन्ड कोई चैप्टर पे स्पेंड नहीं करने का है. अगर वैसा ही प्रोसेस रखा तो ही जाके पूरा सिलेबस कवर होगा, तो ही जाकर के इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस होगा, और शायद आप आसानी से कंफर्टेबली पेपर को अप्रोच कर पाएंगे. इस तरीके से आपने सोचना है. बात ठीक लग रहा है आपको? अच्छा, तो सर चैप्टर 1, 2, 3, 5 एंड 7 एडवांस अकाउंट्स के बाद में नेक्स्ट डे मॉर्निंग चैप्टर 8, चैप्टर 6, मतलब 1 to 8 में सब खत्म हो जाना चाहिए आपके ब्रेकफास्ट टाइम तक, एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 4. इज दैट क्लियर टू यू? इसके बाद में मैं बोलूंगा गो टू चैप्टर नंबर 11, ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर. आसान चैप्टर है, टाइम लगता है, क्वेश्चन प्रिडिक्ट करना इधर भी आसान है. या तो 705 706 पे आएगा, टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस क्या क्या होते हैं, कौन सा मॉडिफिकेशन कब अप्रोप्रिएट रहेगा, या लेट्स से एक मॉडिफाइड ओपिनियन देना है तो हमारा लैंग्वेज कैसा आएगा ड्राफ्टिंग के वक्त, उस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है. 706 में ईओएम क्या होता है, ओएम क्या होता है, एग्जांपल्स दे दीजिए. या एमसीक्यू में इनका एग्जांपल दिया होगा और पूछेगा क्या ये मैटर विच ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ में आ सकता है, कैन इट फिट अंडर ओपिनियन पैराग्राफ, ईओएम पैराग्राफ, ओएम पैराग्राफ. इस तरीके से क्वेश्चनिंग हो सकता है. तो चैप्टर 11 ऑडिट रिपोर्ट वाला है. यहां पर थोड़ा स्पेशल फोकस रखना कारों के ऊपर. किसके ऊपर? कारों पे. अब बेटा कारों पे ना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन वगैरह सिर्फ फॉर्म होता है, पर एक्सपेक्टेशन है कि जो कारों का क्लॉज है, आप बस वो क्लॉज लिख दो. नॉर्मली इंटरमीडिएट में उस क्लॉज के बियॉन्ड कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई प्रोसीजर वगैरह लिखने के लिए आपसे नहीं पूछने वाला है. वो आपको स्पेसिफिक क्लॉज क्या बोलता है, क्या इसमें आपको रिपोर्टिंग करने का है, उतना डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है. तो नॉर्मली कारों के कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉजेस का लिस्ट बना के दिया है, इन पे ज्यादा फोकस करना. क्या कारो 2020 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है? बिल्कुल हाँ. उस केस में एक स्पेशल क्लॉज बना के दिया है. कौन सा क्लॉज? नंबर 21, जो सिर्फ कंसोलिडेटेड के लिए ही एप्लीकेबल है, स्टैंड अलोन के लिए रेलेवेंट नहीं होता है. एंड कंसोलिडेटेड में बाकी क्लॉजेस रेलेवेंट नहीं होते हैं. इस तरीके से थोड़ा अप्रोच करना तो आपका चैप्टर 11 वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा. मतलब टारगेट क्लियर है, बिफोर द लंच टाइम आई शुड बी एबल टू फिनिश 1 to 8 एक्सेप्ट चैप्टर 4. देन चैप्टर नंबर 11 मेरा तब तक हो जाना चाहिए. आफ्टर लंच शुरुआत मेरे हिसाब से सीधा कंपनी ऑडिट से करने का. सेक्शन 138 से 148 इंक्लूडिंग सेक्शन 177, इतना सा सिलेबस है. लॉ में ऑलरेडी पढ़ा होगा, एग्जाम ऑलरेडी लिख के आए हो लॉ का. 138 से 148 रिवाइज करना और इजी रहेगा. थोड़ा दिमाग लगा के फोकस करना. सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट वाला इंपॉर्टेंट है. 140 रिमूवल रेजिग्नेशन वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है. फिर 143 पावर्स एंड ड्यूटीज, मैंने आपको एक लिस्ट भी बना के दिया है कि हर सेक्शन में कौन से सब सेक्शन पे आपने ज्यादा फोकस करना चाहिए. यहां पर आप अप्रोच कर सकते हो. दिस विल बी योर चैप्टर नंबर 10 का अप्रोच. वंस योर चैप्टर 10 इज डन, अब आपके लिए टास्क बचता है चैप्टर 9, चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर 13. ऑनेस्टली अब देखो, मेरे क्लियर बात बोलता हूं आपको, 12th जो चैप्टर है ना, वो है आपका बैंक ऑडिट. इसका मैक्सिमम वेटेज जो है वो 5 से 6 मार्क का है. मतलब एक क्वेश्चन नॉर्मली आता है. मैं बोलूंगा इसको एक बार होल्ड पे डालना, ज्यादा फोकस करना चैप्टर 13 के ऊपर एंड चैप्टर 9 के ऊपर. और आपको ऑनेस्टली बोलूं क्या, 9th is more scoring than chapter 13th. Although chapter 9 looks vast, ऐसा लगता है डेंजरस है, बहुत वास्ट है, बट एक्चुअली में दिमाग लगाओ तो बहुत आसान है. पहले क्या करने का, बैलेंस शीट असर्शन क्या होते हैं, इनकम स्टेटमेंट असर्शंस क्या होते हैं, मीनिंग समझने का, वो असर्शंस के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके मॉड्यूल्स में, वो पढ़ने का. उसके बाद में सीधा
क्या क्या स्पेसिफिक क्वेश्चन आईसीआई मुझसे पूछ सकता है। जैसे कि इनकम स्टेटमेंट में कॉमन क्वेश्चन है कि नॉर्मली कोई भी आप एक्सपेंसेस का वाउचिंग कर रहे हो, क्या एट्रीब्यूट्स पे फोकस करोगे, ये मेरे को पता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। फिर सर अदर इनकम, नॉर्मली एक कंपनी में अगर आप चेक कर रहे हो तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, उनको एक्सप्लेन कीजिए। फिर सर डेप्रीशिएशन अमोर्टाइजेशन के रिगार्डिंग जनरली बेयर मिनिमम क्या चीजें आपने चेक करनी चाहिए। तो मैंने एक प्रॉपर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस का लिस्ट बना के दिया है जो इस एग्जाम के लिए थोड़े ज्यादा रेलेवेंट है। उन पहले स्पेसिफिक क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करना, इसमें चाहिए तो 1 घंटा स्पेंड करना। क्या क्या स्पेसिफिक क्वेश्चन, नॉर्मली चैप्टर 9 में से 2 क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क के लिए 2 या 4 + 3 7 मार्क। सो मतलब इट हैज अ गुड वेटेज ऑफ 7 to 10 मार्क्स इंडिपेंडेंटली। और इस चैप्टर से क्वेश्चन जो आता है ना, एक्चुअली में बहुत इजी होता है, बस बच्चा ना वो चैप्टर वास्ट होने की वजह से छोड़ देता है, बराबर से प्रिपरेशन नहीं करता है। दैट इज व्हाई इट बिकम्स लिटिल चैलेंजिंग फॉर देम। बट एक्चुअली में पहले स्पेसिफिक क्वेश्चन ढंग से पढ़ा, असर्शन पढ़ के रखा, तो फिर रिसीवेबल्स चेक करने के लिए जनरल आंसर लिखना बहुत इजीली पॉसिबल होगा। फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एडिशंस डिलीशंस वाला पार्ट कैसे चेक करोगे, ये आंसर भी लिख पाओगे आप। तो फिर जाकर के ये जनरल क्वेश्चन कि ऑडिट ऑफ पेएबल कैसे होता है, ऑडिट ऑफ इन्वेंट्री कैसा होगा, बोरोइंग कैसा होगा, फिर इन पॉइंट्स पे आप फोकस करना। रिमेंबर बेटा, आपको वो जो 3-4 पेज का प्रोसीजर लिख के दिया है, पूरा का पूरा नहीं लिखना होता है। इट्स गोइंग टू बी अ 4 मार्क क्वेश्चन। यू नीड टू जस्ट राइट 5 to 6 पॉइंट्स विच आर क्लोज टू आईसीआई मॉड्यूल। अब सिंपल है, रिसीवेबल चेक करने का मेरे को तो कहना इसे रिसीवेबल के रिगार्डिंग मैंने एजिंग एनालिसिस करना ही पड़ेगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर लगाना ही पड़ेगा। रिसीवेबल्स के रिगार्डिंग आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाया कि नहीं बनाया वो देखना पड़ेगा। मतलब बेसिक सा चीज है, अगर थोड़ा भी आपको क्लैरिटी है, सोच करके लिखोगे, आपका आंसर का प्रोसीजर जो कंटेंट है ऑलमोस्ट आईसीआई मॉड्यूल से मैच होगा। इट वोंट बी ए प्रॉब्लम। चैप्टर 9 इज अबाउट हाउ मेंटली स्ट्रांग यू आर टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट्स। अगर है तो डर बिल्कुल नहीं लगेगा। सो चैप्टर 9 के बाद में फिर आपने जाना चाहिए चैप्टर नंबर 13 की तरफ। अब 13 का भी सेम प्रॉब्लम है। यहां पर ना मेरे पास में 3 कैटेगरीज हैं। एक है ऑडिट ऑफ आपका जो गवर्नमेंट ऑडिट कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर आपका याद है क्या, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑडिट कॉन्सेप्ट आएगा, ऑडिट ऑफ सैंक्शंस, ऑडिट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रॉपर्टी ऑडिट क्या है, परफॉर्मेंस ऑडिट क्या है, इंपॉर्टेंट एरिया है, वहां फोकस करना चाहिए। नंबर बी, देयर कैन बी ऑडिट ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये एक जमाने में फाइनल का सिलेबस था, उन्होंने फिर इंटर में इंक्लूड कर दिया। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी या नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के फॉर्म में क्या क्या मेंटेन करना चाहिए, उनका ऑडिट रिपोर्ट का जो कंटेंट है उसमें क्या अलग होता है आइडियली। फिर सर अगर इंक्वायरी या इंस्पेक्शन करवाने का है फॉर अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, पावर किसके पास में, ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। थोड़ा फोकस करोगे तो 5-7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर अगर दिमाग लगाया, सर स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार कब दिया जाता है, थोड़ा उस तरीके से क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए आपने। देन कम्स पार्ट सी, दैट्स योर मिसलीनियस ऑडिट्स। ये मिसलीनियस ऑडिट्स में आएगा आपका ऑडिट ऑफ अ होटल, ऑडिट ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप मुझे पूछेंगे ना, वो है ऑडिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ऑडिट ऑफ एलएलपी एंड ऑडिट ऑफ अ लोकल बॉडी। इन तीनों पे ज्यादा फोकस करना। बाकी अगर आपने एक बार रीडिंग करके भी छोड़ दिया, इट इज मोर देन सफिशिएंट। जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, टाइम कम लग रहा है अगर, तो मैं बोलूंगा ए और बी ढंग से पढ़ना, सी के अंदर सिर्फ लोकल बॉडी, पार्टनरशिप एंड एलएलपी इतना पढ़ के छोड़ देना। अगर आपको लग रहा टाइम नहीं है मेरे पास ज्यादा, बस ए बी सी में से सिर्फ पार्टनरशिप, एलएलपी, लोकल बॉडी पढ़ा, छोड़ दो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। वो होटल वोटल पे आप जनरली भी आंसर लिखेंगे, आपका आंसर मैच हो जाएगा। मैंने एक लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखवा के दिए थे कि नॉर्मली ऑडिट शुरू करने से पहले जनरल आंसर में आप ऐसे 5-6 पॉइंट लिख सकते हैं। वो भी अगर आप लिख देंगे, इट्स मोर देन सफिशिएंट, डोंट वरी अबाउट इट, दैट शुड बी योर अप्रोच। तो टेक्निकली चैप्टर 13 तक आपका प्रिपरेशन ऑलमोस्ट डिनर टाइम तक हो जाना चाहिए। मतलब रात को 8-9 बजे जब आप खाना खाने वाले हैं, तब तक ऐसा होना चाहिए कि भाई मेरा सिर्फ 2 चैप्टर बाकी है फोकस करने के लिए। कौन कौन सा? एक तो है चैप्टर नंबर 4, इंटरनल कंट्रोल वाला चैप्टर,
यू गेट माई पॉइंट? एंड मे भी हो सकता है बीच में कोई तो ऐसे के अंदर में खो गया होगा, लेट्स से 320 वाला पार्ट मेरे को वीक लग रहा होगा, मतलब कोई तो ऐसा पेंडिंग टॉपिक जो आपने साइडलाइन कर दिया होगा, कारो साइडलाइन कर दिया होगा, मतलब इस तरीके से शेड्यूल 3 का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट साइडलाइन कर दिया होगा, ऐसा मिस्टीरियस टॉपिक जो साइडलाइन कर दिया होगा वो बचना चाहिए। मतलब द ऑब्जेक्टिव इज बिफोर स्लीपिंग एक बार चैप्टर 4 दैट इज चैप्टर इंटरनल कंट्रोल ऐसे 315 का टॉपिक्स दिया हुआ है, 315 में जो क्लास में नोट्स लिखवा के दिए हैं, अंडरस्टैंडिंग दिया है, पहले उसको पढ़ना बराबर से, उसके बाद मिसलेनियस टॉपिक्स के ऊपर जाना जो मैंने आपको एक लिस्ट के फॉर्म में दिया है आइडियली। दिस शुड बी योर इन जनरल अप्रोच टुवर्ड्स चैप्टर 1 to 13। देखो ये मैंने बार बार बोला है, फोर्थ को बाद में करो, बैंक ऑडिट को लास्ट में करो। क्यों? द रीजन बीइंग जिन चैप्टर का मुझे पता है वेटेज कम है और कंटेंट बहुत ज्यादा है, वहां बच्चे को ना डीमोटिवेशन होने का चांस बहुत ज्यादा है। इसीलिए फोकस उन चैप्टर्स पे करो जहां पर क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना आसान है, पढ़ना आसान है एंड यू लाइक द चैप्टर। इससे थोड़ा मोटिवेटेड फील करोगे। एंड वन डे बिफोर द एग्जाम इंपॉर्टेंट क्या है? You should be mentally confident. That is important. Paper tough नहीं होता है बेटा. When you read the paper and if you don't know one or two questions and if they are question 1 and 2, आप ऑटोमेटिकली थोड़ा सा नेगेटिव फील करते हो, वो चीज पेपर और टफ बना देती है। एक्चुअली में पेपर को इस तरीके से बनाया गया है कि अगर आप एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्ट या पूरा 56 मार्क का पेपर देखोगे, 40 से 50 लाना मुश्किल नहीं है। डू यू गेट माई पॉइंट? बट जो बच्चे का एक्सपेक्टेशन है दैट मैं पूरा 100 मार्क का बराबर से लिख के लाऊंगा, उस एक्सपेक्टेशन में जब 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो उसने स्किप किए होते हैं, तो उससे थोड़ा वो डीमोटिवेटेड फील करता है। तो इसीलिए चैप्टर बाय चैप्टर जाना, हर चैप्टर को कवर करना, बट जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले कवर करो, उसे ज्यादा डिटेल में कवर करो। दैट शुड बी योर नॉर्मल अप्रोच इन जनरल फॉर 1.5 डे। लास्ट डे द एग्जाम डे, मेरे हिसाब से ऑनेस्टली सिर्फ हर चैप्टर में 1 या 2 जो आपके इंपॉर्टेंट एरियाज थे, जो आपको मालूम थे कि भाई लेट्स से मेरे को यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, उसमें 3 पॉइंट है, वो तो एक आध पॉइंट याद नहीं आता सर, वो मेरे को पता है आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को लास्ट डे याद नहीं रहेगा, उसको रीड किया छोड़ दिया। मतलब डोंट ट्राई टू रीड एवरीथिंग, ओनली दोस टॉपिक्स जहां मेरे को लगता है सर थोड़ा सा मुझे रिकलेक्ट करने में टाइम लग रहा है, थोड़ा मेरे को फोकस कर लेना चाहिए, बस वो टॉपिक्स को ही आपको टच करने का है, उनको ही अप्रोच करना है। दैट विल एक्चुअली हेल्प यू लास्ट डे टू गेन मोर कॉन्फिडेंस। मे बी कारो क्लॉज नंबर एक बार याद करने का है तो लास्ट डे याद कर लो, सेक्शन नंबर सबसेक्शन नंबर लास्ट डे याद करना है तो कर सकते हो। ऐसे नंबर याद नहीं है चलेगा, मेजॉरिटी आईसीआई के सजेस्टेड आंसर्स में कहीं कहीं उन्होंने भी खुद ऐसे नंबर्स नहीं लिखे हैं। ऑडिट एविडेंस में ऑडिट एविडेंस क्वेश्चन में लिखा है, ऐसे 500 का रेफरेंस ही नहीं दिया है, तो मैं बोलूंगा ऐसे नंबर्स याद नहीं है चल जाएगा। थोड़ा सा कारो क्लॉज नंबर, एक नंबर लिटरली 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, क्लॉज नंबर का वैल्यू 1 नंबर का हो सकता है, होता है तो बढ़िया है, नहीं होता है छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो क्लॉज नंबर सेक्शन नंबर याद करने से लॉस 1, 2 या 3 नंबर का है, बट उसके चक्कर के अंदर सिलेबस कवर नहीं किया तो लॉस ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इससे बेटर है उतना एफर्ट मैंने अगर चैप्टर पे डाल दिया तो ज्यादा बेटर आउटकम आ जाएगा। दैट विल मेक मोर सेंस अकॉर्डिंग टू मी। सो दिस इज योर इन जनरल अप्रोच फॉर ऑडिटिंग। अब कुछ इंपॉर्टेंट एडवाइस आपको देना चाहूंगा व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द पेपर। दिस वाज योर प्रिपरेशन पार्ट। अब मैं बात कर रहा हूं पेपर अटेम्प्ट करते वक्त क्या फोकस करना चाहिए। मैं बार बार ये चीजें बोलता हूं, एक बार फिर से रिपीट करता हूं आप लोगों के लिए, होपफुली हेल्पफुल रहेगी। देखो बेटा, जो रीडिंग टाइम होता है ना ऑडिट में, इन दैट रीडिंग टाइम डोंट रीड एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड ऑल्सो डोंट रीड करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन। पढ़ने का ही नहीं, क्योंकि मैं नॉर्मली कैसे बोलता हूं, आपके 3 आवर्स आफ्टर रीडिंग टाइम, फर्स्ट आवर के अंदर आपको खत्म करने का है एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्ट। मतलब लिटरली आपका 30 + 14 44 मार्क का जो पेपर है लॉजिकली, वो फर्स्ट आवर में खत्म होना चाहिए। तो जब पहले घंटे में मेरे को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एमसीक्यू पढ़ना ही है, अप्रोच करना ही है, करेक्ट इनकरेक्ट पढ़ के सॉल्व करना ही है, तो अननेसेसरीली रीडिंग टाइम में उसे पढ़ के क्या फायदा। प्लस हो सकता है एक आध एमसीक्यू बहुत ट्रिकी हो, केस स्टडी बहुत ट्रिकी हो, उसके वजह से आपको बाकी पेपर में डिमोटिवेशन हो जाए। इसके बजाय मैं उल्टा बोलूंगा, एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्ट रीडिंग टाइम में पढ़ने का ही नहीं, सीधा जो बचा 56 मार्क वाला पेपर है ना, उसे पढ़ने का। और उसमें ना आइडेंटिफाई कर लो कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को लिटरली ऐसा मान के चलो 14 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे आपको। आई एम श्योर यू आर अवेयर, राइट? आपको मैंने पेपर्स दिखाए भी थे पहले भी, एक बार फिर से दिखा देता हूं एक पेपर कोई तो रेफरेंस के लिए, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए। देखो नॉर्मली पहला आपके पास करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। करेक्ट इनकरेक्ट टोटल 14 मार्क्स के लिए होता है।
अब आप नोटिस करेंगे 14 मार्क्स आपको 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बट एक्चुअली में क्वेश्चंस रहते हैं 8, मतलब करेक्ट इनकरेक्ट में भी एक ऑप्शन रहता है, बराबर है। इसके अलावा इफ यू सी केयरफुली, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम रिमेनिंग 5 क्वेश्चन, मतलब करेक्ट इनकरेक्ट के बाद में लिटरली हर क्वेश्चन जो है वो मेरे लिए रहने वाला है 8 + 6 14 मार्क्स के लिए, मतलब लिटरली क्वेश्चन 2 3 4 5 6, इन 5 क्वेश्चन में से कोई भी 4 क्वेश्चन मेरे को अटेम्प्ट करने का है, तो कौन सा 4 अटेम्प्ट करने का है ये डिसीजन रीडिंग टाइम में होना चाहिए। तो रीडिंग टाइम को यूटिलाइज करो ये 56 मार्क वाला डिस्क्रिप्टिव पेपर पढ़ने के लिए, कि इसमें से, क्योंकि मैं आपको क्या बोला ना, 4 क्वेश्चन आएंगे लिटरली हर मेन क्वेश्चन में, तो मेरे को टेक्निकली 16 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, और लिटरली हर चैप्टर कवर हो जाएगा इसके अंदर, मतलब दे ट्राई टू कवर लिटरली एवरी चैप्टर, एक आध चैप्टर हार्डली कभी मिस हो जाता है, अदरवाइज ऑलमोस्ट ऑल 13 चैप्टर्स गेट कवर्ड, क्योंकि 16 क्वेश्चन पूछना है, लिटरली एक क्वेश्चन तो एक चैप्टर से पूछ ही सकता हूं मैं, ये अप्रोच रहता है उनका। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कोई चैप्टर छोड़ा जिसकी वजह से कोई एक क्वेश्चन ही मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं अटेम्प्ट कैसे करूं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी है। रीडिंग टाइम में ये डिसीजन कर लो कि आउट ऑफ दीज 5 कौन सा 4 मेरे को अटेम्प्ट करने का है, वो डिसीजन तब का तब ले लो, और सीक्वेंस भी बना लो कि मैं पहले क्वेश्चन 2 करूंगा, क्वेश्चन 4 करूंगा, फिर 6 पे जाऊंगा, मतलब जो क्वेश्चंस कॉन्फिडेंट हूं वो मेरा सेकंड आर में होना चाहिए। मतलब सर जो मेरा फर्स्ट आर है R1, आई विल फिनिश MCQ प्लस करेक्ट इनकरेक्ट। माय आवर नंबर 2, आई विल फिनिश 2 क्वेश्चंस, and then my hour 3 I will finish remaining 2 questions. This should be your approach, और सिंपल है, जो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट वाला है वो इधर होना चाहिए कवर, ताकि ये दोनों घंटे के अंदर ही तू श्योर हो जाए कि पास तो होने वाला है मैं, तो इससे तेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग मोर इन दीज 2 क्वेश्चंस विल आल्सो हैपन, बिकॉज यहां पे तेरे को टाइम मिलेगा, थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड मिलेगा, और तू सोच समझ के बढ़िया से लिख पाएगा। दिस शुड बी योर इन जनरल अप्रोच फॉर प्रिपरेशन and attempting the paper ideally. Do you have any doubts in this part? If you have any doubts you can message me on the chat box, let me look at the doubts, फिर हम EISSM पे जाएंगे। Any doubts guys? No doubts. Is everything crystal clear to everyone? Sir, are these important topics enough from MCQ point of view? देखो बेटा, again, I've tried to cover all major topics from every chapter. ये बेयर मिनिमम करके जाने का है। तुझे लगता है और टाइम है तेरे पास में, तू बचा हुआ पार्ट भी पढ़ सकता है, इट्स गोइंग टू बी ऑलवेज बेनिफिशियल। मतलब ये बोलना किसी भी टीचर के लिए बहुत मुश्किल रहेगा कि यार नहीं सिर्फ इतना ही पढ़ ले पूरा पेपर इसमें से आएगा। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से इन जनरल 80 to 90% इसके अराउंड रहेगा, इतना मैं बोल सकता हूं इन जनरल। बात समझ में आया क्या? दैट कैन बी योर अप्रोच अकॉर्डिंग टू मी। सो इफ यू हैव मोर टाइम यू कैन रेफर टू द रिमेनिंग टॉपिक्स, बट दीज आर मोर प्रायोरिटी टॉपिक्स। क्या मुझे पूरा ऐसे मॉड्यूल पढ़ने का जरूरत है? बिल्कुल नहीं। क्या करने का? हमारे जो द स्टूडेंट्स हु आर फॉलोइंग माय नोट्स, स्टार्ट विद मॉड्यूल 2। अब मॉड्यूल 2 में कोई चैप्टर में लिखा है ये ऐसे को रेफर करो, जैसे मेरे मॉड्यूल नंबर 2 में लिखा होगा चैप्टर नंबर 2 के लिए रेफर ऐसे 300 and 320, तो सिर्फ 2 ही ऐसे मॉड्यूल में जाने का, क्लास नोट्स में जो लिखा वो पढ़ने का और ऐसे मॉड्यूल पढ़ने का, दैट्स इट। ऐसे मॉड्यूल उन्हीं ऐसे के लिए रेफर करो जहां पर मैंने मॉड्यूल नंबर 2 में बोला है कि इस ऐसे में जाने का जरूरत है। अदरवाइज जितना आपको मॉड्यूल 2 में लिख के दिया है, क्लास नोट्स में लिख के दिया है, मेजॉरिटी सफिशिएंट है। ऑलमोस्ट लास्ट डे के लिए मैं बोलूंगा क्लास नोट्स मॉड्यूल 2 मोर देन सफिशिएंट। और बोलिए। ग्रेट। शुड वी स्टार्ट विथ EISSM नाउ? सर लास्ट डे क्वेश्चन रेफर करना चाहिए क्या? शुड वी रीड ओनली क्वेश्चन आंसर्स ऑन लास्ट डे? रिस्की अप्रोच। क्वेश्चन आंसर मॉड्यूल ना
प्रिपरेशन अभी जब कर रहे हो तो रेलेवेंट है। इसमें भी क्या करने का ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करके रख लेने का। लास्ट डे सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ना रिस्की है। इसके बजाय जो मैंने लिस्ट बना के दिया है, आप नॉर्मली वो टॉपिक सारे कवर कर लो, यू विल फील मोर कंफर्टेबल। इफ एनीवन बिलीव्स नहीं सर मैंने वो सारे क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करके रखे, लास्ट डे वही पढ़ लूंगा, you can go ahead with that, but there is a little risk. The reason being MCQ करेक्टिंग करेक्ट के लिए सिर्फ Q&A पढ़ना रिस्की होता है। इसीलिए मैं रेफर हमेशा यही करता हूं, रेफरेंस के साथ साथ मैं हमेशा रेकमेंड यही करता हूं कि मॉड्यूल के हिसाब से चैप्टर्स चलते जाओ तो थोड़ा बेटर प्रिपरेशन हो पाएगा। ठीक है, yes I will ask the coordinator to share these PDFs with you, don't worry about it. It's also available on my Telegram channel and social media handles. We'll share the link with you, don't worry. Can we start with EISSM now? Perfect. चलो, let's go to EIS and SM. अभी normally when I talk about EIS and SM, सबसे पहले EIS we have 5 chapters, SM we have 8 chapters. तो सबसे बड़ा डाउट तो जिंदगी में ये आएगा, सर अब मेरे को ये बताओ ऑडिट के बाद में पहले EIS से शुरुआत करना चाहिए या SM से शुरुआत करना चाहिए? देखो वैसे कोई आंसर नहीं है, किधर से भी शुरुआत कर सकते हो, पर मैं रेकमेंड नॉर्मली करता हूं स्टार्ट विथ SM। रीजन क्या है उसके पीछे बोलता हूं। EIS का चैप्टर ना इंडिपेंडेंटली काफी वास्ट है। SM का चैप्टर नंबर 2 छोड़ दो अगर आप, बहुत छोटे छोटे चैप्टर है लिटरली। जैसे SM का चैप्टर 1 में गए, क्या क्वेश्चन पूछ लेगा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशन क्या है, समझ रहे हो, कॉर्पोरेट लेवल लीडर क्या बोलता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं आइडियली। या चैप्टर 1 के अंदर आपको पूछ लेगा स्ट्रेटेजी शुड बी पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, कमेंट करके दो इसके ऊपर। या सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। मतलब गिना चुना 5-6 टॉपिक है जिसपे हायर साइड क्वेश्चन आता है, सिमिलर क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, ऐसा देखने जाऊंगा तो टोटल मेरे पास में 8 + 5 13 चैप्टर्स हैं। वो फियर कम करने के लिए स्टार्ट विथ SM एंड फर्स्ट डे मैं आपको बोलूंगा डायरेक्टली, मतलब ऑडिट के पेपर के बाद में 1-1.5 घंटे का ब्रेक लिया, बढ़िया अपने अर्ली डिनर कर लिया, मे बी प्रेफरेबली ऑन दैट डे, ट्राई टू कवर एज मेनी चैप्टर्स ऑफ SM एज पॉसिबल। अब SM में लेट्स से कोई चैप्टर से डर लगता है कि चैप्टर 2 सर बहुत वास्ट है यार, उसमें सर BCG भी है, मैकेंजी भी है, एनसॉफ भी है, कोर कॉम्पिटेंसी भी है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है, वैल्यू चेन एनालिसिस भी है, क्या क्या पढ़ू सर मैं। ठीक है, काम कर, चैप्टर 2 को साइड में कर दे, चैप्टर 1 पढ़, 3 पढ़, 4, 5, 6 खत्म कर। मतलब मैं बोलूंगा मिनिमम टारगेट शुड बी 5 चैप्टर्स ऑफ SM बिफोर यू स्लीप। पॉसिबल है, SM थोड़ा सा एफर्ट डाला हुआ है, आइडियली 6 चैप्टर होते तो भी उड़ा देना चाहिए। क्यों बोलता हूं, SM का लैंग्वेज कंपैरेटिवली आसान है और आप ना वो एक दिन पहले पढ़ोगे तो एक दिन के ब्रेक के बाद में भी बेटर लिख पाओगे। EIS का जो लैंग्वेज थोड़ा सा ज्यादा चैलेंजिंग है, थोड़ा टेक्निकल है कंपैरेटिवली, सो रीडिंग EIS कैन बी मोर टाइम कंज्यूमिंग इन कंपैरिजन टू SM इन जनरल। एंड SM का लैंग्वेज ना आपके थोड़े BCK से मैच होता है, OCM से मैच होता है, कॉमर्स से, बिजनेस स्टडीज से मैच होता है, थोड़ा सा रीडिंग बहुत फास्ट होता है कंपैरेटिवली। बट इधर एक गलती भी होती है, इसी वजह से बच्चा ना ढंग से पढ़ता भी नहीं है कभी कभी, कि फॉर एग्जांपल मार्केटिंग मिक्स है, क्या ही पढ़ने का यार, इतनी बार पढ़ा हुआ है। अरे एक बार ICI मॉड्यूल को पढ़ लो। SM के अंदर ICI एक्सपेक्ट करता है आपका लैंग्वेज जो है आंसर का, दैट शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल टू मॉड्यूल लैंग्वेज। EIS में सिर्फ हेडिंग भी मैच हुआ तो चल जाता है, SM में हेडिंग के साथ में कंटेंट भी थोड़ा क्लोज होना चाहिए। इसीलिए SM पे भी टाइम डिवोट करो, एकदम सिर्फ उड़ाओ मत, बट बेर मिनिमम 5-6 चैप्टर आराम से। अगर आप बढ़िया 5 to 7 आवर्स पढ़ने वाले हो आफ्टर ऑडिट पेपर, तो 5-6 चैप्टर आराम से खत्म होता है, कॉन्फिडेंट भी फील करोगे। हर चैप्टर को पूरा कंप्लीट करने के लिए मत जाओ, सेम वही स्ट्रेटेजी। चैप्टर 1 ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्वेश्चन आने वाले हैं। Chapter 2, these are the list of important topics. Chapter 3, again list of important topics. जैसा ऑडिट के लिए प्रिपेयर किया है वैसे EIS SM के लिए भी प्रॉपर लिस्ट बना करके दिया है, रेफर कर सकते हो। आपके पास खुद का लिस्ट है, वो रेफर कर सकते हो। अप्रोच क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते जाने का है। डोंट ट्राई टू गेट स्टक इन द एंटायर चैप्टर। इफ यू गेट स्टक लास्ट डे, आप
जब टाइम मिस करोगे, वेस्ट करोगे, आप वो चीज अफोर्ड नहीं कर पाओगे, प्रॉब्लम आगे बढ़ते जाएगा। इसीलिए क्लियर है कि भाई 5 से 6 चैप्टर एसएम का बेयर मिनिमम कंप्लीट करने का है। ऑब्वियसली एफिशिएंसी के साथ में हो रहा है तो ही करने का है, बहुत ही इनएफिशिएंसी हो रही है तो ऑब्वियसली सो जाना चाहिए। रादर ऑडिट का भी अप्रोच मैंने आपको ऐसा बताया था दैट यू स्लीप एग्जाम के एक दिन पहले रात को 11:30-12 तक। डोंट ट्राई टू सिट टिल 4 o'clock 5 o'clock इन द मॉर्निंग, बिकॉज ऑफ विच पेपर के अंदर इनएफिशिएंसी बढ़ जाती है और पेपर के बाद में अगले पेपर का प्रिपरेशन का इनएफिशिएंसी भी बढ़ जाता है। एक एडवाइस दे रहा हूं अलग से, अगर आप में से कुछ बच्चों का अभी भी आदत रात को 12 से लेकर सुबह 6-7 बजे तक पढ़ने का है, मेरे हिसाब से पर्सनल डिस्क्लेमर, आपने इसको धीरे धीरे ब्रेक करने का ट्राई करना चाहिए। आपको पेपर दोपहर में लिखने का है, यू हैव टू फाइंड अ वे टू स्टे अवेक ड्यूरिंग द डे टाइम। इफ यू ट्राइड दिस 1 day और 5 day बिफोर द एग्जाम, आप बहुत चैलेंजिंग महसूस करोगे, बहुत ट्रबल होगा आपको, ये आदत ब्रेक नहीं होगी लास्ट मोमेंट पे। अभी भी टाइम है, आप उस आदत को ब्रेक कर लो, रात को टाइम पे सोना शुरू करो, दिन में सुबह उठ के पढ़ो, आराम से पढ़ाई करो, अप्रोच फॉलो करो। आफ्टरनून टाइम बहुत मुश्किल हो रहा है, 1 आध घंटे के लिए ब्रेक ले लो इफ इट इज बिकमिंग वेरी लेजी फॉर यू गाइस। अदरवाइज आपने ये हैबिट को अभी का भी ब्रेक कर लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो सर सिमिलरली एसएम 5 to 6 चैप्टर्स कवर करने का है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठा, ब्रेकफास्ट तक ऑलमोस्ट मेजर एसएम खत्म करने का है। बचे तो भी एक आध चैप्टर बचना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए ऑलमोस्ट टिल 12 o'clock माई एसएम इज सॉर्टेड कंप्लीटली फ्रॉम 1 to 8। आसान है एसएम कंपैरेटिवली, चैप्टर बाय चैप्टर जाओ, कोई चैप्टर मत स्किप करो। हर चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीजों का लिस्ट बना के दिया है उतना भी अगर आपने बेयर मिनिमम रेफर किया, आप अच्छा कंडीशन में रहोगे, ट्रस्ट मी। एक चीज समझो, एसएम में मेरे पास में लिटरली हर चैप्टर का वेटेज कितना है, अगर आप देखोगे 50 मार्क के अंदर एसएम के अंदर मेरे को 15 मार्क का एमसीक्यू आएगा, 35 मार्क का पेपर आएगा। 35 मार्क के डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर लिटरली मेरे पास 8 चैप्टर है, मतलब मैं मैक्सिमम एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं हर चैप्टर से। तो आप ये ट्राई करो ही मत ना कि हर चैप्टर का हर एक पार्ट पढ़ रहे हो, जो चीज नहीं समझ में आ रहा है, मुश्किल लग रहा है, ट्रबलिंग लग रहा है, छोड़ दो ना। थोड़ा तो अपनी किस्मत में विश्वास करो कि शायद वो जो आप छोड़ रहे हो नहीं आएगा। डू यू गेट माई पॉइंट? बहुत नेगेटिव सोच के तो फायदा नहीं होने वाला है जिंदगी में। हाँ, किसी को पता है कि हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं जो छोड़ के जाता हूँ वही आता है, तो जो जो छोड़ने वाला था वही पढ़ के चले जा भाई, एक काम कर। मतलब जोक्स अपार्ट, इन सिंपल टर्म्स थोड़ा रैशनल बिहेव करो। एक क्वेश्चन आएगा हर चैप्टर से, डोंट वरी अबाउट इट, यू विल बी एबल टू मैनेज। उस तरीके से पढ़ाई करो। 12-12:30 तक मेरे हिसाब से अर्ली लंच टाइम जो होगा तब तक तुम्हारा एसएम हो जाना चाहिए। फिर तुमने शुरू करना चाहिए ईआईएस। अब ईआईएस में वी हैव 5 चैप्टर्स। सो इन ईआईएस माय रिकमेंडेशन नॉर्मली इज स्टार्ट विद चैप्टर 1 and 2। इजी चैप्टर्स, स्मॉलर चैप्टर्स कंपैरेटिवली, कोई दिक्कत नहीं आता, बहुत आसानी से कवर होता है। चैप्टर 1-2 से शुरू करो। 1-2 का खत्म किया ना तो देखो सिंपल है। ईआईएस में 1 सेकेंड ना, ईआईएस में 50 मार्क्स एंड इन टोटल आई हैव 5 चैप्टर्स, राइट? तो मेरे पास इन सिंपल टर्म्स हर चैप्टर का मैक्सिमम वेटेज 10 मार्क के लिए हो गया। अगर मैं चैप्टर 1-2 भी खत्म किया, ऑलमोस्ट 20 मार्क्स कवर होता है। मतलब लिटरली अगर आप मुझे पूछोगे 40% सिलेबस कवर हो जाता है मेरा। तो वापस ये बता रहा हूं, चैप्टर बाय चैप्टर जाने का ट्राई करो। चैप्टर 1 and 2, देन गो टू चैप्टर नंबर 4, आपका ई कॉमर्स वाला चैप्टर। इसके अंदर मैंने लिस्ट बना के दिया, पर यहां पे लिस्ट थोड़ा बहुत डिटेल में, क्योंकि ईआईएस में टॉपिक्स इंडिविजुअली बहुत सारे हैं, बट मैंने ट्राई किया है बेस्ट पॉसिबल तरीके से, जो आपके अटेम्प्ट में पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने का। ऑनेस्टली ईआईएस एसएम प्रिडिक्ट करना आसान होता है क्योंकि सिमिलर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ऑडिट बहुत ज्यादा वास्ट है, प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कंपैरेटिवली। ईआईएस एसएम में मेरे को और ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि इस लिस्ट के बाहर प्रोबेबिलिटी और कम हो जाती है, क्योंकि लिटरली उनके पास सिमिलर नेचर ऑफ क्वेश्चंस है, वही वो लोग रिपीट करते रहते हैं। तो ये आपके लिए चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 का लिस्ट हो जाएगा आइडियली। इसके बाद मैं बोलूंगा गो टू चैप्टर नंबर 4, दैट इज ई कॉमर्स वाला चैप्टर। फटाफट जो छोटे मोटे चीजें हैं, ई कॉमर्स के कंपोनेंट्स क्या हैं, फिर बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स क्या है, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, प्राइवेट क्या है, पब्लिक क्या है, हाइब्रिड क्लाउड क्या है, कम्युनिटी क्लाउड क्या है। मतलब फटाफट फटाफट उड़ाने का आइडियली। जो चीजें आसान लग रही है ना, उस पर अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने का ही नहीं, बराबर से रीड करने का, समझने का, हेडिंग्स देखने का। ईआईएस में हेडिंग्स भी किया ना एक पॉइंट के बाद में लास्ट डे, तो भी काफी होता है। डिसेंट अंडरस्टैंडिंग है, लिखोगे, you will survive, don't worry about it. After chapter 1 to 4 come to chapter 3। अब chapter 3 ना बहुत ज्यादा वास्ट है। यहां सिंपल है,
आपके जो आईटी कंट्रोल्स है उसका समरी बना के रखा है, तो भाई समरी जो है वही पढ़ो, दिमाग लगाओ मत। समरी नहीं है, किसी से समरी बोरो कर लो। आई एम श्योर हर टीचर ने अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग मी प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स को क्लास में समराइज करके लिखवा के दिया होगा, या किसी ने चार्ट बना के दिया होगा, वॉट एवर इट इज, उसका कंटेंट बराबर से फॉलो कर लो। अंडरस्टैंडिंग आ चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे हिसाब से एक दिन के पहले अंडरस्टैंडिंग का तो स्कोप है ही नहीं, चुपचाप हेडिंग पढ़ो और चले जाओ। अंडरस्टैंडिंग करने का टाइम जा चुका है अभी मेरे हिसाब से। वन डे बिफोर द एग्जाम यू विल हैव टाइम टू ओनली रिमेंबर थिंग्स एंड गोइंग अहेड। फिर चैप्टर 3 में थोड़ा सा व्हाट इज योर यू कैन से कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होते हैं, फिर थोड़ा सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, टाइप्स ऑफ डीबीएमएस क्या है, वो भी थोड़ा आपने पढ़ना चाहिए। एंड दैट्स हाउ योर चैप्टर 3 विल गेट ओवर। मोस्टली रात को 10 बजे तक 11 बजे तक आपका चैप्टर 1 2 3 4 EIS का हो जाएगा। ये टाइम पे गिव अप नहीं करने का है, चैप्टर 5 कंप्लीट नहीं करने का, बट एक काम करने का। चैप्टर 5 में जो आसान चीजें हैं जो मेरे को पता है आसानी से कंप्लीट हो जाएगी वो उड़ा देने का। अभी चैप्टर 5 में क्या है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है, तो सीबीएस के एग्जांपल्स क्या है वो पढ़ लो, सीबीएस के फीचर्स क्या है वो पढ़ लो, स्टेप्स टू इंप्लीमेंट सीबीएस क्या है वो पढ़ लो। फिर उसके बाद में थोड़ा सा इंटरनेट बैंकिंग प्रोसेस क्या होता है वो देख लो। फिर लेट्स से मे बी टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज लोन क्या होते हैं वो देख लो। फिर लेट्स से 3 स्टेजेस इन मनी लॉन्ड्रिंग देख लो। मतलब ऐसा सोचो जो 4-5 टॉपिक मेरे को इजी लगते हैं एटलीस्ट वो तो खत्म कर लेता हूं। इससे साइकोलॉजिकली व्हेन यू स्लीप यू विल फील कंफर्टेबल दैट आई हैव ऑलमोस्ट कवर्ड एवरीथिंग। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो बचा चैप्टर 5 रहेगा 1 घंटे पहले उसको उड़ाने का, एंड एसएम को एक बार वापस रिवाइज करने का। अभी एसएम ना फिर से रिवाइज करने का बेनिफिट क्या, सुनो मेरा बात। अगर आपने 2 घंटे भी एसएम को वापस रिवाइज करने के लिए दिए ऑन द डे ऑफ एग्जाम, अब हर चैप्टर में से जो हेडिंग्स थे वो और बेटर रिकलेक्ट कर पाओगे। एसएम लास्ट डे 2 घंटे वापस देना एंड सी द डिफरेंस इन द एग्जाम, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, क्योंकि 1-2 रात पहले जो आपने एसएम पढ़ा होगा वो बहुत जल्दी रिवाइज होगा। लिटरली ऐसा मान के चलिए आपने ऑडिट के बाद जो एसएम पढ़ा होगा 6 आवर स्पेंड किया होगा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग 2 घंटा स्पेंड किया होगा, ये 8 घंटे का रिवीजन मुझे 2 घंटे में खत्म करना है ऑन द डे ऑफ माई EIS SM एग्जाम। ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू टू अप्रोच पेपर बेटर। ये आपका प्रेपरेशन का अप्रोच होना चाहिए। इधर एग्जाम पेपर अटेम्प्ट करने का अप्रोच सिंपल है भाई, एमसीक्यू इधर भी सबसे पहले अटेम्प्ट करने का आपको मेरे हिसाब से, तो 15 मिनट के रीडिंग टाइम में एमसीक्यू पढ़ने का ही नहीं है। सीधा जो बचा 70 मार्क का पेपर है, 35 EIS 35 SM, वो पेपर पढ़ने का है। और मेरा बात मानो, एसएम पेपर से शुरुआत करना। एसएम पेपर शॉर्ट होता है, 1 लाइन के क्वेश्चन होते हैं कि भाई रिचर्ड रूमलेट का स्ट्रैटेजी ऑडिट का क्राइटेरिया क्या है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड। बेंचमार्किंग का प्रोसेस क्या है, मतलब स्टेप्स इन्वॉल्व क्या है बेंचमार्किंग में, बीपीआर के लिमिटेशंस क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के एडवांटेजेस क्या है, 1 लाइन वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यू रीड देम, यू विल डेफिनेटली फील मोर कंफर्टेबल। रीड एसएम पेपर फर्स्ट, देन रीड द EIS पेपर। वहां थोड़ा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस लिखते हैं, आंसर में कुछ केस स्टडी नहीं होता है, आंसर में बेनिफिट्स ऑफ ERP लिखना होता है, बीपीए के स्टेप्स ही लिखने होते हैं। बस क्वेश्चन बनाएंगे, आप कंपनी में एज अ चीफ डायरेक्टर ज्वाइन कर रहे हैं बैंकिंग कंपनी में, सीबीएस अप्लाई करने के स्टेप्स क्या है, स्टेप्स टू अप्लाई सीबीएसई लिखने का है। आंसर में कुछ रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं आएगा, आंसर मॉड्यूल के हिसाब से ऐसा का ऐसा ही आने वाला है। तो सिंपल चीज है, पहले एसएम पेपर पढ़ो, EIS पढ़ो, डिसीजन मेकिंग कर लो, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा पहले अटेम्प्ट करना है। ये अप्रोच रखा, यू विल बी सॉर्टेड। कंफर्टेबल लग रहा है? मतलब मेरे हिसाब से नॉर्मली ये रिकमेंडेशन है। अब आप पूछोगे पहले EIS सॉल्व करूं या एसएम सॉल्व करूं, जो तेरे को बेटर लगता है सॉल्व कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है ऑनेस्टली स्पीकिंग। इफ यू बिलीव यू आर मोर कंफर्टेबल विद एसएम, क्वेश्चन देख के लग रहा है बेटर आंसर याद आ रहा है, एसएम शुरू कर ले। क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है नहीं यार EIS के आंसर्स बेटर लिख पाऊंगा, EIS से शुरुआत कर ले। पर पहले दोनों के MCQ खत्म कर ले, और MCQ में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उड़ा देने का, ऑप्शन छोड़ने का ही नहीं। ऐसा मत सोच MCQ 1-2 नहीं आ रहा छोड़ देता हूं, बाद में आके अटेम्प्ट कर लूंगा। थियरी पेपर में बाद में का स्कोप नहीं है, पहले खत्म कर देने का एक ही बार में। इज दैट क्लियर टू यू? दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। मेरे हिसाब से आपको मैंने पूरा एक अप्रोच कैसे ऑडिट EIS SM 1.5 डे में कवर करना चाहिए, एग्जाम में पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। इसके अलावा यू टू कीप योर सेल्फ काम। अब आप जितना टाइम स्पेंड करोगे, वो जो आखिरी के 2 दिन होते हैं, अभी अगले 15 दिन भी इंपॉर्टेंट है, बट आखिरी के 2 दिन आपके लिए जो एग्जाम के पहले के होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन अ थियरी पेपर। व्हाट यू डू इन दीज 15-20 आवर्स, दैट इज
hours before the exam will play a very very important role. अगर आपने पहले थोड़ा मस्ती किया है, नेग्लिजेंट भी रहे हैं, तो भी कोई दिक्कत वाला बात नहीं है. ये पेपर्स आखिरी 20 घंटे के अंदर भी, 16 घंटे के अंदर भी बढ़िया से कवर हो सकते हैं. If you have any doubts, you can ask me now. Just one second. Just one second. Okay. 1.5 days पहले क्या रिवीजन लेक्चर्स देखने चाहिए? बच्चों का डाउट्स है, मैं कुछ रिजॉल्व करता हूँ. क्या एग्जाम के 1.5 दिन पहले रिवीजन लेक्चर? ऑनेस्टली मेरे हिसाब से अब से आपने कोई लेक्चर अटेंड नहीं करना चाहिए. सेल्फ स्टडी करना चाहिए. दैट इज वेरी वेरी यूजफुल. किसी को ऐसा डर है कि मैं अकेले बैठ के पढ़ ही नहीं सकता है, कोई सामने बोलता रहे तो अच्छा चलेगा, तो बात अलग है. अदरवाइज मेरे हिसाब से सेल्फ स्टडी का टाइम है. दैट इज गोइंग टू बी रियली रिवॉर्डिंग फॉर यू अकॉर्डिंग टू मी. हाउ टू मैनेज स्ट्रेस ड्यूरिंग द एग्जाम. एक बात बताओ, जिंदगी में हर चीज के पहले आपको स्ट्रेस आते रहेगा. कोई ना कोई एग्जाम चलते रहेगा लाइफ में यार. मतलब अभी आप इंटरमीडिएट लिख रहे हो, फिर फाइनल का एग्जाम लिखोगे, लेट्स से उसके बाद कोई और कोर्स परस्यू करोगे, कोई कोर्स परस्यू नहीं करोगे, किसी कंपनी में काम करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो डेडलाइन रहेगा. स्ट्रेस तो यार कांस्टेंट है. मतलब इट्स नॉट समथिंग विच यू कैन अवॉइड. द ओनली थिंग इज हाउ डू यू टेल योर ब्रेन दैट इट्स देयर. बट I need to ensure the stress should not impact my way of thinking. It should not impact my day-to-day activities. तो सिंपल है, सिर्फ स्ट्रेस लेने से अरे बहुत पढ़ना है बहुत पढ़ना है, nothing will change. What will change is किताब खोल के पढ़ना शुरू करना चाहिए आदमी ने. सिंपल है ना. जहां मेरे को ट्रबल आ रहा है, अभी नहीं समझ में आ रहा है, साइड में करना. जो अच्छा लग रहा हो पढ़ना शुरू कर, क्या फर्क पड़ता है. You have to keep going. See, there is only one shortcut according to me. What shortcut? That never choose a shortcut मेरे हिसाब से. Always see the path, just follow the path, that's it. और प्लीज मेरे हिसाब से इस टाइम पे मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, कोई मोटिवेशन के लिए वगैरह कुछ और फॉलो मत करो जिंदगी में. अपने आप के बारे में सोचो. जस्ट ट्राई टू इमेजिन व्हाट आर योर 5-year 10-year गोल्स एंड दे विल बिकम अचीवेबल इफ यू वर्क रियली हार्ड नाउ. दैट्स द बेस्ट मोटिवेशन अकॉर्डिंग टू मी. वही अपने अप्रोच करना चाहिए यार. Shall we take marathon lecture to revise every chapter fast? बेटा वापस से बोल रहा हूँ, अब ये कल्चर लास्ट कुछ सालों के अंदर आ गया है. पहला कोई मैराथन वगैरह का कल्चर इतना ज्यादा नहीं था. लोग तब भी पास होते थे, लोग तब भी बढ़िया से पढ़ाई करते थे. आपको लगता है कोई सामने बात कर रहा है तो मैं बेटर पढ़ पाऊंगा? आई एम श्योर हर टीचर ने हर सब्जेक्ट के लिए मैराथन यूट्यूब पे डाल के रखा है. आप डेफिनेटली रेफर कर सकते हो इंक्लूडिंग मी. पर मैं आपको वापस बोलूंगा, ये टाइम वो करने का नहीं है. ये टाइम खुद से पढ़ाई करने का है. जितना बेटर तुम खुद पढ़ पाओगे आज की तारीख में, उसका आरओआई एनी डे कोई और अप्रोच बीट नहीं कर सकता है. ये मेरा एक्सपीरियंस आज तक का ये बात बोलता है. बाकी देखो इंडिविजुअल पर्सन का चॉइस रहेगा. मैं पर्सनली रेकमेंड नहीं करूंगा ये चीज. चाहे फॉर एग्जांपल आप शाम को आईपीएल बैठने यू स्टार्ट वाचिंग आईपीएल, इज इट गुड? यू विल स्टार्ट फीलिंग गिल्टी विद इन योरसेल्फ. तो सिंपल है, जब तुमको समझ में आ रहा है तो कुछ गलत कर रहे हो, तो सही रास्ता तुम्हें खुद पता है. Why to ask someone else? Remember, you know कि मैंने दिन में आज 10-12 घंटे पढ़ना चाहिए था, मैंने कुछ ढंग से पढ़ाई नहीं किया है. That means there is only one way. जो चीज मुझे पसंद है, मे बी पिक अ सब्जेक्ट, पिक अ चैप्टर व्हाट यू लाइक. उसके बाद तो तुम्हारा प्रिपरेशन शुरू होना ही चाहिए ना. स्टिल तुम ना कर पाओ तो फिर बेटा बहुत मुश्किल है. दैट मीन्स यू नीड लॉट ऑफ मोटिवेशन टू डू एनीथिंग इन लाइफ. मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई सब्जेक्ट में कुछ भी पसंद नहीं होगा. हर सब्जेक्ट में कोई तो चैप्टर पसंद रहेगा यार. वहां से शुरुआत किया तब भी यू गेट गोइंग. द सीक्रेट इज सिंपल यार. यू हैव टू कीप मूविंग. इफ यू आर स्टैंडिंग स्टिल, यू आर नेवर गोइंग अहेड. हाउ टू रिमेंबर टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ EIS? बेटा सिंपल है, हेडिंग्स पढ़ लो, बहुत हो गया. लास्ट डे. अभी कुछ और रिमेंबर करने का तरीका नहीं है. जितना तू मेमोरी टेक्निक बनाएगा उतने में पेपर खत्म हो जाएगा तेरा. इट्स ऑलरेडी टू लेट. मतलब सर पेपर 100 मार्क का पूरा अटेम्प्ट करना बेटर है या 80-85 का? इन केस ऑफ थियरी पेपर पूरा 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए. इफेक्टिवली वो सिर्फ बेटा होता है इन केस ऑफ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. इन थियरी
3 घंटा सफिशियंट है 100 मार्क का लिखने के लिए, और पूरा 100 मार्क का लिखने का है, कुछ भी नहीं छोड़ने का। मैं बोल रहा हूं आपको, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। अननेसेसरीली पता चला एक दो क्वेश्चन तुमने बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं किया, you end up scoring 0 there and you get stuck at 38 39. Don't take that risk. अगर अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा बहुत भी बचा 20 मार्क का लिखोगे ना, you never know 40 क्रॉस कर जाओगे। and sometimes those 1 or 2 marks can be very important, they can change the entire result. Do not take that risk. Anything else? कैन वी अपोर्शन इक्वल टाइम टू ES and SM? यस ऑब्वियसली बेटा। अब ये सब्जेक्टिव भी है ना, तुम्हारा अभी तक का प्रिपरेशन कितना हुआ है। तुम्हारा अभी तक का प्रिपरेशन कुछ भी नहीं हुआ है किसी एक लेट्स से SM को लेकर के, तो तुमको SM को ज्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। बट 1 day बिफोर द एग्जाम इक्वल टाइम इज गुड। सो आई थिंक दैट्स इट। हमने मेजर सारे डाउट्स रिजॉल्व कर दिए। नाउ आई हैव अनदर लेक्चर एट 5:15. I will have to start that. I will request the host and co-host to guide me and how to conclude the session. I hope this was helpful to you guys. Yes, you are audible.